नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का टॉपिक कवर करेंगे, पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? हाँ, लेकिन इस फेडरलिज्म के अंदर कई यूनिटरी फीचर्स भी छिपे हुए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कुछ मेन फीचर है जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, पावर शेयरिंग बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है बिकॉज ये लिखा गया है डिटेल में, पावर डिवाइड किया गया है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है। ये आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंटर लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट बना सकते हैं लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा। ये सब फेडरलिज्म के फीचर हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई पॉइंट्स भी हैं जो यूनिटरी पावर सेंटर को देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर को क्लियरली डिवाइड किया है थ्रू 7th शेड्यूल, ताकि ये पता चल सके कौन कौन से लॉ बनाएगा। ये डिवीज़न 3 लिस्ट के फॉर्म में होती है। यूनियन लिस्ट ये उन सब्जेक्ट का ग्रुप है जो पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज और करेंसी। इन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट ये लोकल लेवल के मैटर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर। इन पर सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। कॉन्करेंट लिस्ट इसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, मैरिज, क्रिमिनल लॉ। लेकिन अगर दोनों के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है। ये सिस्टम फेडरलिज्म को दिखाता है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेथड सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होने के बावजूद यूनिटरी भी है। अब हम बात करते हैं फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर और स्टेट दोनों सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही अल्टीमेट लॉ है, कोई भी इसके ऊपर नहीं है। दूसरा पॉइंट, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अगर सेंटर और स्टेट के बीच या स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करता है। इससे रूल ऑफ लॉ बनाए रखा जाता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है और फेडरल बैलेंस को मेंटेन करता है। फोर्थ, डिवीज़न ऑफ पावर। जैसे कि हम पहले पढ़े, सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। फिफ्थ, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। राज्यसभा स्टेट की रिप्रेजेंटेशन करती है पार्लियामेंट में, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और लास्ट, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली रिटन है और कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनके लिए स्टेट की परमिशन भी चाहिए होती है। तो ये सब बातें हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है, लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूनिटरी फीचर भी छुपे हुए हैं। अब बात करते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये वो पॉइंट है जो दिखाते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह फेडरल नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ झुकाव रखता है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के पास स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर है, चाहे फाइनेंस हो, लॉ मेकिंग हो या इमरजेंसी पावर्स हो। सेकेंड, इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352, 356 और 360 के थ्रू अगर इमरजेंसी लगती है तो पूरा सिस्टम यूनिटरी बन जाता है। सेंटर डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है स्टेट का। थर्ड, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। नॉर्मली स्टेट्स ही बनाते हैं लॉ अपने लिस्ट पर, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे इमरजेंसी या राज्यसभा रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट भी स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। फोर्थ, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सब
सभी स्टेट्स के लिए और हर सिटीज़न के पास सिर्फ इंडियन सिटीज़नशिप होती है। यूएसए जैसे देश में ये अलग होता है। फिफ्थ, नो राइट टू सेसीड। स्टेट के पास अलग होने का कोई राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सिक्स, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। ये पॉपुलेशन के बेस पर होता है, जैसे यूपी के पास ज़्यादा सीट हैं और गोवा के पास कम। सेवन्थ, गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये भी स्टेट ऑटोनॉमी को थोड़ा वीक करता है। तो दोस्तों, ये सब बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर भी रखता है, जिससे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, स्पेशली फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर तो फेडरल है, डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर एक्सेट्रा है, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट या इमरजेंसी की बात आती है तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यही बैलेंस इंडिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज, रीजन्स और कल्चर के साथ। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटी मेंटेन करता है और स्टेट गवर्नमेंट लोगों के लोकल नीड हैंडल करती है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक फ्रेमवर्क है, ना पूरे फेडरल ना पूरे यूनिटरी, बल्कि दोनों का पावरफुल मिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।